हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेड ह्यूज के एमसीक्यूज़ को। ठीक है, इससे पहले हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज़ को कवर अप किया था। अब बारी है टेड ह्यूज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक उन वीडियोज़ को किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पर हर एक राइटर की अलग अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप जाइए और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उनकी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी डिड ह्यूज लेक्चर एट? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में टेड ह्यूज जो हैं वो लेक्चर दिया करते थे। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि टेड ह्यूज का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है, यस ये भी आपको ध्यान रखना है कि टेड ह्यूज का जो कंप्लीट नेम है वो क्या है। करेक्ट नेम एडवर्ड जेम्स ह्यूज। ठीक है, एडवर्ड जेम्स ह्यूज है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है आपको। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ऑप्शन है मैसाचुसेट, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या फिर वेस्टर्न सिडनी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, और जिस समय टेड ह्यूज का जन्म होता है उस समय पर जो मोनार्की चल रही थी वो किसकी थी? एलिजाबेथ सेकंड की चल रही थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो है मैसाचुसेट एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैसाचुसेट। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, द मीडिया स्क्रूटिनाइज्ड ह्यूज फॉर। ऑप्शंस है अटेंडिंग पार्टीज while Plath stayed home with the children. Next is having an affair, both suicides of his children's mothers, या फिर all of the above। तो मीडिया जो थी वो टेड ह्यूज को काफ़ी क्रिटिसाइज किया करती थी। तो वो किस रीज़न से था? यहाँ पर रीज़न दिए हुए हैं। क्या ये सभी रीजन्स थे या फिर कोई इनमें से एक था? ऑप्शन है अटेंडिंग पार्टीज वाइल प्लाथ। सिल्विया प्लाथ की बात हो रही है यहाँ पर। सिल्विया प्लाथ कौन थी? इनकी वाइफ थी। ठीक है, और वो उन्होंने सुसाइड कर ली थी, सिल्विया प्लाथ ने भी। स्टेड होम विद द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज हैविंग एन अफेयर, और सी पार्ट है बोथ सुसाइड ऑफ हिज चिल्ड्रंस मदर्स। मतलब इनकी दो शादियां हुई थी, दोनों ही वाइफ ने सुसाइड कर ली थी। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the right answer? Yes, यहाँ पे जो right answer है वो है all of the above. Option number D is the correct answer. Next is third, Hughes held what prestigious position? इनमें से कौन सी prestigious position पर टेड ह्यूज रहे हैं? ऑप्शन है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, ऑक्सफोर्ड डॉन, पोएट लॉरेट या फिर रेड ब्रिक स्कॉलर। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इनमें से कौन सी वो प्रेस्टिजियस पोजीशन है जो टेड ह्यूज ने हासिल की थी? क्या वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिए हुए थे, या फिर ऑक्सफोर्ड डॉन थे, या फिर पोएट लॉरेट बने, या फिर रेड ब्रिक स्कॉलर थे? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, आप कह सकते हो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है? पोएट लॉरेटशिप मिली थी इन्हें। ठीक है, कौन से ईयर में ये पोएट लॉरेट बनते हैं इंग्लैंड के? यस, ईयर भी ध्यान रखना है, 1984 में बनते हैं। और डेट क्या थी एग्जैक्ट? डेट और मंथ की बात करें तो मंथ था दिसंबर और डेट इज 28 दिसंबर 1984 को ये पोएट लॉरेट बनते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के। और कब तक रहते हैं? तो ये अपनी मृत्यु तक, अपने जीवन के अंतिम दिनों तक ये पोएट लॉरेट रहे, और इनकी मृत्यु होती है 1998 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, और मंथ और डेट आपको बतानी है। ठीक है, तो 1998 में इनकी मृत्यु होती है, तब तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज द सेटिंग ऑफ डैश ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ह्यूज पोएट्री। तो यहाँ पर
किस चीज़ की सेटिंग की बात की जा रही है कि कौन सी एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ की सेटिंग ने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया है टेड ह्यूज की पोइट्रीज को। ये लिखा हुआ है ग्रेटली, ध्यान रखना है, ये एल है, ग्रेटली। ऑप्शंस आर यॉर्कशायर, बाथ, ऑक्सफोर्ड या लंदन। बताइए कहाँ की वो एग्जैक्ट सेटिंग है जिसने काफ़ी इन्फ्लुएंस डाला है ह्यूज की पोइट्री पर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा यॉर्कशायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यॉर्कशायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट यूज्ड टू कैरेक्टराइज द विंड। तो यहाँ पर टेड ह्यूज के एक पर्टिकुलर वर्क के विषय में ये डीप क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे उस वर्क से पूछा जा रहा है कि मतलब इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कैरेक्टराइज नहीं कर रहा है विंड को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट यूज टू कैरेक्टराइज द विंड। ऑप्शन है फ्लैक्सिंग, क्यूबरिंग, स्टेम्पेंडिंग या फिर फ्लॉन्डरिंग। यस, what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। तो यहाँ पे विंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें फ्लैक्सिंग है और स्टैम्पिंग है, स्टैम्पेंडिंग है और फ्लॉन्डरिंग है, लेकिन क्यूवरिंग नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और टेड ह्यूज के बारे में ये भी माना जाता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें चिल्ड्रंस राइटर कहा जाता है। ठीक है, और ये इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इज द हाउस बेस्ट सिंबलाइजेस डैश। तो द हाउस जो है वो इसका बेस्ट सिंबल क्या है, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। ऑप्शन है सेफ्टी, लव, रिलेशनशिप या फिर कंफर्ट। हाउस किस चीज़ के लिए एक सिंबल के रूप में यूज हुआ है। द हाउस बेस्ट सिंबलाइजेज सेफ्टी, लव, रिलेशनशिप, कंफर्ट। यस, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा अ रिलेशनशिप। ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अ रिलेशनशिप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th is at Cambridge Hughes studied dash। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टेड ह्यूज ने किस तरीके की स्टडी की है। ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्ट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिलीजियस स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी एंड इंग्लिश या फिर एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। Next is question number 8, which of the following is not a symbol of wind। तो यहाँ पे wind का कौन सा सिंबल नहीं है। The wind, the hills, the house, the fire। तो ये भी देखिए वर्क के अनुसार है और यहाँ पे जो राइट आंसर है जो सिंबलाइज नहीं कर रहा है वो हिल्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द स्पीकर कंपेयर्स द स्काई लाइन टू आ। तो स्पीकर जो होता है इसमें पर्टिकुलर पोएम में वो कंपेयर कर रहा है स्काई लाइन को किससे, एन आई से, टेंट से, ग्रीमेज से या फिर आयरन बार से। बताइए किस चीज़ से ये कंपेयर कर रहा है स्पीकर। द स्पीकर कंपेयर्स द स्काई लाइन टू आ। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर।
Yes, to a grimace. Option number C is the correct answer, grimace. Next is, what action do the characters perform at the end of the poem? तो पोएम के एंड में किस तरीके का एक्शन कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन है, दे होल्ड हैंड्स, दे रीड अ बुक, दे वॉच अ फायर, दे हैव अ कन्वर्सेशन. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? They hold hands, they read a book, they watch a fire, they have a conversation. सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, what should be the right answer? They watch a fire. Option number C is the correct answer. They watch a fire. Next is, Hughes continually return to dash for inspiration in his poetry. तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आना चाहिए? रिटर्न टू मॉडर्न लाइफ, रिटर्न टू द नेचुरल वर्ल्ड, रिटर्न टू द लव, या फिर रिटर्न टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी. सोचिए, आंसर कीजिए. अपनी पोएट्री की इंस्पिरेशन के लिए वो कहाँ पर रिटर्न होते हैं? ह्यूज कंटिन्यूअली रिटर्न टू डैश फॉर इंस्पिरेशन ऑफ इन हिज पोएट्री. मॉडर्न लाइफ, द नेचुरल वर्ल्ड, लव, या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है द नेचुरल वर्ल्ड. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द नेचुरल वर्ल्ड. नेक्स्ट इज 12. ह्यूज मेट सिल्विया प्लाथ एट डैश. तो टेड ह्यूज मिलते हैं सिल्विया प्लाथ से कहाँ पर? ऑप्शन है, अ बुक स्टोर, अ स्पोर्ट्स इवेंट, अ क्लब मीटिंग, या फिर द लंच ऑफ हिज लिटरेरी मैगजीन. तो कहाँ पर इनकी पहली मुलाकात होती है सिल्विया प्लाथ के साथ? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बुक स्टोर में, स्पोर्ट्स इवेंट पर, या फिर क्लब मीटिंग में, या फिर द लंच ऑफ हिज लिटरेरी मैगजीन. तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा द लंच ऑफ हिज लिटरेरी मैगजीन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 13. विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पोएम. इनमें से वो कौन सा वर्ड है पर्टिकुलरली जो इस पर्टिकुलर पोएम को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन क्या है? लेथार्जिक, टेम्पेस्टियस, नेक्स्ट इज डिफीटेड, या फिर होपफुल. बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? लेथार्जिक है, टेम्पेस्टियस है, डिफीटेड है, होपफुल है. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है टेम्पेस्टियस. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टेम्पेस्टियस. नेक्स्ट इज 14. विंड वॉज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द ह्यूज पोइट्री कलेक्शन. तो ये विंड इनके वर्क का, इनकी पोएम का नाम है विंड, ठीक है. और ये विंड जो है ये पब्लिश कौन से पोएटिक कलेक्शन में होती है? टेड ह्यूज के कौन से पोएटिक कलेक्शन में ये विंड नामक पोएम पब्लिश की जाती है? ऑप्शन है, द हॉक एंड द रेन, नेक्स्ट इज टेल्स ऑफ ओविड, बर्थडे लेटर्स, या फिर फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स. बताइए. The Wind is the part of which poetic collection of Ted Hughes? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, the right answer is The Hawk and the Rain. Option number A is the correct answer, The Hawk and the Rain.
नेक्स्ट इज 15. What was unusual about the hills when the speaker ventures outside in the morning? तो ये भी विंड से ही है क्वेश्चन. इसमें पूछा जा रहा है कि हिल्स के बारे में क्या चीज़ अनयूजुअल थी. What was unusual about the hills when the speaker ventures outside in the morning? ऑप्शन है there was nothing unusual, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, या फिर they seemed have been rearranged by the wind. Next is they were covered in debris. Next is several trees had collapsed. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहाँ पे हैव है, HAV. ये कह रहे हैं दे सीम टू हैव बीन रीअरेंज बाय द विंड. वो मतलब ऐसे लग रहे थे कि विंड के द्वारा उन्हें रीअरेंज कर दिया गया है हिल्स को. क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर बी. दे सीम्ड टू हैव बीन रीअरेंज बाय द विंड. दिस वाज द अनयूजुअल थिंग अबाउट द हिल्स. Next is yes, question number 16. What is a guy rope? बताइए ये क्या है, गाय रोप क्या थी? ऑप्शन है a rope used for mountain climbing, a rope used to secure a tent, a rope used to keep a boat at dock. Next is a rope used to rescue someone who is drowning. तो कौन सी रोप को गाय रोप कहा गया है? सोचिए, आंसर कीजिए. यहाँ पर किस टाइप की रोप की बात हो रही है? एक ऐसी रोप जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए यूज़ की जाती है, या फिर एक ऐसी रोप जो टेंट को सिक्योर करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर एक ऐसी रोप जो बोट को डॉक पर बांधे रखने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर ऐसी रोप जो रेस्क्यू करने के लिए, किसी को छुड़ाने के लिए यूज़ की जाती है, मतलब उसे डूबने से बचाने के लिए यूज़ की जाती है. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? गाय रोप. व्हाट डज इट मीन? यस, गाय रोप का अर्थ इससे है अ रोप यूज्ड टू सिक्योर अ टेंट. Option number B is the correct answer. Next is question number 17. What do the characters feel as they are inside? यहाँ पर आई होप ये हाइड हो गया है, ये आर ही मान लीजिए. ठीक है. ऑप्शन है द विंडो शेकिंग फ्रॉम द फोर्स ऑफ द विंड. Next is stones flying against the wall outside. Next is the roots of the house move, या फिर the warmth of the fire. तो किस चीज़ को वो कैरेक्टर जो है वो फील करते हैं जब वो अंदर आते हैं? What do the characters feel as they are inside? Yes, the window shaking from the force of the wind. यस, क्या होगा राइट आंसर? स्टोन्स फ्लाइंग अगेंस्ट दी वॉल आउटसाइड, द रूट्स ऑफ द हाउस मूव, या फिर द वार्मथ ऑफ द फायर. यस, यहाँ पे जो राइट आंसर वो है द रूट्स ऑफ द हाउस मूव. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 18. विच वर्ड वर्ब इज यूज टू कैरेक्टराइज द फील्ड्स? फील्ड्स को यूज करने के लिए यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज किया गया है, या कौन से वर्ड का एज अ वर्ब यूज किया गया है? ऑप्शन है फ्लैटरिंग, फ्लैटनिंग, क्विवरिंग, ट्रैम्बलिंग, क्वैकिंग. फील्ड्स को कैरेक्टराइज करने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्विवरिंग. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्विवरिंग.
नेक्स्ट इज 19. Who encouraged Hughes to publish his first collection of poetry? कौन एनकरेज करता है टेड ह्यूज को उनकी पहले पोइटिक कलेक्शन को पब्लिश करने के लिए? ऑप्शन है सिल्विया प्लाथ, फिलिप लार्किन, सेमियस हेने या फिर डायलन थॉमस. Who was the motivator for Ted Hughes? Yes, what should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए. तो यहां पे जो मोटिवेटर का काम करता है वो होती है सिल्विया प्लाथ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिल्विया प्लाथ. नेक्स्ट इज 20. Hughes' last collection of poems primarily explored his relationship with. तो उनका जो लास्ट पोएटिक कलेक्शन आता है टेड ह्यूज का, वो उनका रिलेशनशिप किसके साथ में उनका रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है? ऑप्शन है हिज ब्रदर सिल्विया प्लाथ या फिर हिज चिल्ड्रन हिज फादर. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the right answer? Yes, यहाँ भी जो राइट आंसर है वो है सिल्विया प्लाथ. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिल्विया प्लाथ. नेक्स्ट इज हाउ डज द गुल बेंड इन द विंड? बताइए, हाउ डज द गुल बेंड इन द विंड? ऑप्शन है लाइक एन आयरन बार या फिर लाइक अ स्वॉर्ड, लाइक अ पीस ऑफ रबर, लाइक अ ट्री ब्रांच. तो किस तरीके से जो गुल है वो बैंड हो जाती है विंड में? लाइक एन आयरन बार या फिर लाइक अ स्वॉर्ड, लाइक अ पीस ऑफ रबर या फिर लाइक अ ट्री ब्रांच. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर वो है लाइक एन आयरन बार. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आयरन बार. नेक्स्ट इज विच लिटरेरी डिवाइस डज नॉट अकर इन द पोएम? तो पोएम कौन सी चल रही है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है. विंड की बात हो रही है, तो विंड जो है इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस को यूज नहीं किया गया है, अर्थात बाकी की जो लिटरेरी डिवाइस हैं वो यूज हुई हैं उसमें. ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ओनोमोटोपेया, एलिट्रेशन, सिमली या आयरनी. तो बताइए कौन सी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसको विंड नामक जो पोएम है इसमें यूज नहीं किया गया है? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? irony. Okay, option number D is the correct answer. Irony is not used in this particular poem. Next is 23. Which is not a theme of wind? तो wind की थीम कौन सी नहीं है? ऑप्शन है करेज, पावरलेसनेस या फिर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, द पावर ऑफ नेचर. तो यहाँ पर आपको बताना है कि विंड नामक पोएम में बेसिकली कौन सी थीम नहीं है. करेज की थीम नहीं है, पावरलेसनेस की नहीं है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है या फिर पावर ऑफ नेचर की नहीं है. क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है करेज. करेज की थीम का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, करेज. नेक्स्ट इज 24. We grip our hearts and cannot entertain book, thought or dash. ऑप्शंस आर, ब्लैंक में जो फिल करना है वो देखना है. ईच अदर आएगा या फिर लव आएगा या फिर काउस आएगा या फिर होप आएगा. सोचिए, आंसर कीजिए. We grip our hearts and cannot entertain book, thought or
और ईच अदर और लव और कियोस या फिर होप। यस, क्या होगा इसमें से सूटेबल आंसर? तो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल आंसर है इस ब्लैंक के लिए वो है ईच अदर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ईच अदर। नेक्स्ट इज 25th, दिस डैश हैज बीन फार आउट एट सी ऑल नाइट। तो क्या आएगा दिस के बाद में? विंड, स्टॉर्म, शिप या हाउस? हैज बीन फार आउट एट सी ऑल नाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। इस ब्लैंक में कौन सा आंसर मोस्ट सूटेबल होगा? दिस विंड, दिस स्टॉर्म, दिस शिप या फिर दिस हाउस? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दिस हाउस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हाउस। नेक्स्ट इज 26th, द कैरेक्टर सा, जस्ट अ मिनट, यस 26th, द कैरेक्टर सा द विंडो डैश। अब यहाँ पर इस ब्लैंक को फिल करना है। कैरेक्टर्स जो हैं वो सा द विंडो, क्या शैटर इन द विंड, क्रैक फ्रॉम एन इम्पैक्ट विद रॉक या फिर दे वर टू बिजी पेइंग अटेंशन द फायर या फिर ट्रेम्बल टू कम इन। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? द कैरेक्टर्स saw द विंडो डैश शैटर इन द विंड, क्रैक फ्रॉम एन इम्पैक्ट विद रॉक, दे वर टू बिजी पेइंग अटेंशन द फायर या फिर ट्रैम्बलिंग टू कम इन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ट्रैम्बलिंग टू कम इन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27, which of the following is not an, just a minute, yes, हम बात कर रहे थे 27 की। which of the following is not an action to wind performs, तो इनमें से वो कौन सा एक्शन नहीं है जो विंड परफॉर्म कर रही थी? ऑप्शन है इट causes the stones to cry, it flings a magpie away या फिर it makes the fields quiver, इट टर्न्स द स्काई ब्लैक। बताइए, विंड के द्वारा कौन सा काम इसमें से परफॉर्म नहीं किया जा रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ द विंड परफॉर्म? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहाँ पर इट कॉजेज द स्टोन टू क्राई, ये सही है। फ्लिंग्स टू मैगपाई अवे, ये भी सही है। इट मेक्स अ फील्ड स्क्वीर, ये भी सही है। लेकिन ये काम नहीं किया जा रहा था। इट टर्न्स द स्काई ब्लैक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 28, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड which of the following of use fascination is present in wind? बताइए। ऑप्शन है क्रिश्चियनिटी, फॉकलोर, द ऑकल्ट या फिर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेचुरल वर्ल्ड के अलावा, नेचुरल वर्ल्ड के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ह्यूज फैसिनेशन इज प्रेजेंट इन द विंड। तो ये जो विंड नामक पोएम है इसमें टेड ह्यूज की और कौन सी फैसिनेशन प्रेजेंट होती है? क्या और देखने को मिलता है हमें? क्रिश्चियनिटी या फिर फॉकलोर, द ऑकल्ट या फिर वाइल्ड लाइफ? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज 29, द सेटिंग ऑफ डैश ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ह्यूज पोइट्री। तो कहाँ की सेटिंग ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ह्यूज की पोइट्रीज को? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, हमने शुरुआत में भी देख लिया था ये। तो इसका राइट आंसर क्या है? यॉर्कशायर। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यॉर्कशायर की सेटिंग है जिसने टेड ह्यूज की पोइट्री को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट इज 30 और दिस इज द लास्ट वन फॉर टुडे। द सेटिंग ऑफ डैश ग्रेटली इन्फ्लुएंस ह्यूज पोइट्री।
लो, ये 3 टाइम हमारे 3 क्वेश्चन मिस करके आज आप 27 क्वेश्चन कह सकते हो। ये फिर से रिपीट हो गया है, ध्यान ही नहीं गया इसे देखने में, तो आप कह सकते हो ये यॉर्कशायर है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी, ठीक है। और प्रैक्टिस यहाँ पर चली रही है, आप जुड़े रहेंगे तो आपका ही काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।